आज हम हिंदी के विविध रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी के जो विविध रूप कौन कौन से हैं? हिंदी के विविध रूपों में हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी को शामिल किया जाता है। यानी हिंदी के रूप है, ये हिंदी से बनी हुई भाषा, इसलिए हिंदी के रूप कहा जाता है। कौन कौन से? हिंदी, उर्दू, दक्कनी और हिंदुस्तानी को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम हिंदी पढ़ते हैं। देखो, हिंदी रूप में आज हिंदी भाषा विकसित है। यानी आज जिस हिंदी वो है कि जिस रूप में आज हिंदी भाषा विकसित है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक रूप है। यानी जो खड़ी बोली थी उसका जो साहित्यिक रूप है वही वर्तमान में हिंदी है। यानी खड़ी बोली में जो साहित्य लिखा गया था वो वर्तमान में हिंदी है। और खड़ी बोली का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। वैसे सबसे पहले खड़ी बोली का विकास अमीर खुसरो ने किया था। सबसे पहले अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की थी। उन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने अपनी भाषा को क्या नाम दिया? अपनी भाषा को अमीर खुसरो नाम दिया था, हिंदवी। उनके लिए ये दोहे उनकी भाषा में खड़ी बोली के दर्शन कराते हैं कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने, रैन भई चौदेश। और ये जो दोहा तो उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर भी कहा था कि गोरी सोए सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने, रैन भई चौदेश। ये जो क्या खड़ी बोली की भाषा, खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वा की धार, और जो उभरे सो डूब गया, जो डूबा हुआ पार। रैनी पड़ी रसूल की, सो रंग मोला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दे, जो धन धन वा के भाग। ये भाषा कौन सी? खड़ी बोली है। और जो खड़ी बोली जो साहित्य भाषा है वह वर्तमान हिंदी है। मध्यकाल में ब्रज भाषा और अवधि साहित्यिक भाषाएं थी, लेकिन जनसंपर्क के रूप में हिंदी सशक्त भाषा के रूप में रही। कालांतर में हिंदी का परिनिष्ठित रूप देखने को मिला और भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि कवियों साहित्यकारों ने गद्य पद्य के रूप में हिंदी में साहित्य रचना करके इसे परिष्कृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी हिंदी के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि ने ब्रिटिश राज में क्या करा कि ब्रिटिश राज में जनसमूह को संबोधित करते हुए उस समय के महान नेताओं जैसे गांधी जी, तिलक, दयानंद सरस्वती आदि ने हिंदी का प्रयोग किया। धीरे धीरे हिंदी का क्या महत्व बढ़ने लग गया और राजभाषा के रूप प्रतिष्ठित हो गई क्या? हिंदी भाषा। हिंदी पर संस्कृत के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। आज हिंदी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपना महत्व रखती है। भारत के पड़ोसी देश जैसे फिजी, मॉरिशस, कनाडा, इधर गोवाना, नेपाल आदि कई देशों में हिंदी के विविध रूप देखने को मिलते हैं। दूसरी रूप है इसका, हिंदी का दूसरा रूप उर्दू आ गया। उर्दू किस लिपि में लिखे जाते हैं? फारसी लिपि में। याद रखने की बात है कि उर्दू, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, जबकि उर्दू कौन सी लिपि में? फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू का जन्म खड़ी बोली से हुआ है। कौन सी बोली से? उर्दू का जन्म भी खड़ी बोली से हुआ था और हिंदी का जन्म भी खड़ी बोली से हुआ था। इसीलिए हिंदी का रूप ही उर्दू को अलग भाषा न होकर खड़ी बोली से विकसित हुई भाषा मानी जाती है। ये कारण है कि विद्वान हिंदी व उर्दू को परस्पर बहनें मानते हैं। पूछ सकते हैं कि हिंदी की बहन किसे माना जाता है? तो उर्दू को। यानी हिंदी और उर्दू को परस्पर बहनें माना जाता है। उर्दू में अरबी, फारसी शब्दों की बहुलता रहती है तथा फारसी लिपि में लिखी जाती है। ब्रिटिश उपनिवेश काल के पूर्व ये हिंदी व मुस्लिम दोनों की भाषा थी, परंतु ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान अंग्रेजों ने हिंदी व मुस्लिम दोनों में फूट डालकर उर्दू को मुस्लिमों में हिंदी को हिंदुओं की भाषा घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश में फूट डाली और उन्होंने हिंदी को तो हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा घोषित कर दिया। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक का नाम तो बानो बहार। क्या नाम है? बानो बहार। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक का नाम है बानो बहार पुस्तक है। उर्दू की प्रारंभिक की पुस्तक है बानो बहार है। इसका रचना काल 18वीं सदी रहा था। और हाब्सन जोब्सन एक शब्दकोश है उर्दू का। क्या नाम है? हाब्सन जोब्सन। किसका शब्दकोश है? उर्दू का शब्दकोश है, जो भारत में बाबर के समय आया था, परंतु वास्तव में शब्द बाबर के पूर्व ही तुर्कों के साथ उर्दू के रूप में देश में आ चुका था।
उर्दू के प्रारंभिक कवियों में इब्राहिम आदिल शाह। उर्दू के प्रारंभिक कवियों में इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह सुल्तान। मोहम्मद कुतुब शाह का उदाहरण देखकर रामधारी सिंह दिनकर यह सिद्ध करते हैं कि उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं, उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ था। उनकी मान्यता है कि दिल्ली और आगरा तो इस्लामिक संस्कृति के गढ़ थे, बाहर से आने वाले मुस्लिम इन्हीं केंद्रों पर ठहरते थे, इसलिए यहाँ फारसी के श्रोता मिल जाते हैं। उस कारण कवि तुब्रजिया अवधी या शुद्ध फारसी में लिखते थे। धीरे धीरे अरबी, फारसी और हिंदी का मिश्रित प्रयोग होने लगा और उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू का आधार भले ही हिंदी अथवा खड़ी बोली रहा है, क्या करें, उर्दू का आधार भले ही हिंदी अथवा खड़ी बोली रहा है, परंतु अरबी, फारसी, तुर्की शब्दावली के आधिक्य ने उसे हिंदी से भिन्न जमीन प्रदान की। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सदृश नेताओं के प्रयास से यह भाषा शब्दावली की दृष्टि से हिंदी के निकट अवश्य आई, परंतु इससे पहले और बाद में भी इससे क्लिष्ट अरबी फारसी शब्दावली का प्रयोग बढ़ता रहा और आज यह प्रयोग इस सीमा तक बढ़ गया है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इसे अपना राष्ट्रभाषा घोषित किया हुआ है। यानी पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा कौन सी है? उर्दू है। भारत के संविधान में इसे स्वतंत्र भाषा का स्थान दिया गया। अन्य स्तरों पर भाषा हिंदी की तुलना में कुछ विशेषता लिए हुए हैं। इसे नागरिक स्तर पर फारसी लिपि को स्वीकार किया। उर्दू भाषा ने देवनागरी लिपि के स्थान पर कौन सी लिपि को स्वीकार की? फारसी लिपि को स्वीकार किया गया। उर्दू में क, ख, ग, ज और फ 5 छवियाँ मिलती हैं जो हिंदी में नहीं। इनका प्रयोग केवल उर्दू की जानकारी हिंदी भाषा में करते हैं और साहित्यिक दृष्टि से भी उर्दू का विशिष्ट स्थान है। उर्दू के लेखक कौन कौन से? गालिब है, जाफर है, साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, राजेंद्र सिंह बेदी, मोहम्मद इकबाली उर्दू के लेखक जो प्रमुख लेखक हैं। दक्षिणी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी या दक्षिण की भाषा, इन दो अर्थों में किया जाता है। दक्षिणी शब्द का प्रयोग दक्षिण का निवासी या दक्षिण की भाषा, इन अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जो दक्षिणी शब्द प्रयोग दक्षिण का निवासी या दक्षिण की भाषा, इन दो अर्थों में दक्षिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भारतीय साहित्य में दक्षिणी पथ शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। भारत में जो मुसलमान है, यानी भारत में जो मुस्लिमों के आने के बाद यह दक्षिणी पथ दक्कनी कहलाया। भारत में मुस्लिमों के आने के बाद दक्षिणी पथ को दक्कनी कहलाता है। इस प्रदेश की भाषा दक्कनी कहलाए। यानी मुसलमानों के आने के बाद भारत में मुसलमानों के बाद दक्षिणी पथ उसे दक्षिणी पथ को दक्कनी कहलाया और इस प्रदेश जो भाषा दक्कनी भाषा कहलाई। दक्कनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, मुंबई। यानी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, मुंबई तथा मध्य प्रदेश तक होता है। इस भाषा के लिए दक्कनी नाम का प्रयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में देखने में आता है। दक्कनी भाषा के लिए दक्कनी नाम का प्रयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में देखने में आता है। दक्कनी को स्वतंत्र भाषा न होकर मूलतः 14वीं और 15वीं सदी की खड़ी बोली हिंदी है। दक्कनी कोई स्वतंत्र भाषा न होकर के मूलतः 14वीं और 15वीं सदी की कैसी बोली? खड़ी बोली हिंदी है। भारत आने पर सभी मुस्लिमों ने माध्यम भाषा खड़ी बोली को स्वीकार किया। भारत आने पर सभी मुस्लिमों ने माध्यम भाषा खड़ी बोली को स्वीकार किया। मुस्लिमों के साथ साथ वहाँ रहने वाले हिंदुओं ने भी इस बोली को स्वीकार किया। इस प्रकार दक्षिण में दक्कनी प्रचलित हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार गारशद तासी दक्कनी को हिंदी का एक अन्य नाम स्वीकार किया। गारशद तासी ने जो दक्कनी भाषा को हिंदी का एक नाम स्वीकार किया। पूछा सकता है कि गारशद तासी ने दक्कनी को किस विद्वान ने हिंदी का एक रूप नाम स्वीकार किया? तो उसका नाम है गारशद तासी। उनके अनुसार दक्षिण में प्रयुक्त हिंदू मुसलमानों की मिश्रित भाषा है दक्कनी। गारशद तासी कहते हैं कि जो दक्षिण भारत में है, हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ एक साथ प्रयोग करने वाली भाषा का नाम है दक्कनी है। ग्रियर्सन महोदय भी दक्कनी को हिंदुस्तानी का एक रूप मानते और जबकि वो हिंदी का रूप मानते कौन? गारशद तासी। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय भी दक्कनी को हिंदुस्तानी का एक रूप मानते और इसका प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण के मुस्लिम करते। क्या कहते हैं? इसका प्रयोग दक्षिण का मुसलमान लोग करते हैं।
सुनीति कुमार चटर्जी इसे हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु उसकी सहोदर भाषा स्वीकार करते। सुनीति कुमार चटर्जी इसे हिंदुस्तानी तो नहीं परंतु उसकी सहोदर भाषा स्वीकार करते। रामविलास शर्मा दक्कनी को खड़ी बोली का ही एक विशिष्ट रूप मानते हैं। क्या कह रहे कि रामविलास शर्मा जो दक्कनी को ही खड़ी बोली का एक रूप विशिष्ट मानते। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसे प्राचीन खड़ी बोली मानते। मलिक मोहम्मद भी डॉक्टर तिवारी के मत से सहमत है और दक्कनी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, पंजाबी तथा कुछ अवधि के भी रूप पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि दक्कनी इन सभी भाषाओं और बोलियों से प्रभावित है, वरन इन सभी बोलियों का विकास एक साथ होता है। दक्कनी भाषा में गद्य पद्य दोनों विधाओं में साहित्य की पर्याप्त मात्रा में रचना हुई। क्या कह रहा है कि जो दक्कनी भाषा में गद्य पद्य दोनों ही विधाओं में साहित्य लिखा गया था। 15वीं से 18वीं सदी दक्कनी को बहमनी वंश 15वीं शताब्दी लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो दक्षिण भारत जो बहमनी वंश का जो राज था, जो दक्कनी को बहमनी वंश तथा अन्य रचनाओं का आश्रय प्राप्त होने का इस भाषा में साहित्य लेखन का काफ़ी बल मिला। दक्कनी का प्रारंभिक साहित्यकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदार था। क्या नाम था? ख्वाजा बंदा नवाज, यानी दक्कनी का प्रारंभ में शुरुआत में लिखने वाला साहित्यकार था ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज। इनकी रचना थी मिराजुल आशिकीन दक्कनी का गद्य का प्रथम उदाहरण है। और दक्कनी भाषा में गद्य में लिखा गया जो पहला उदाहरण मिलता है उसकी रचना का नाम था मिराजुल आशिकीन। क्या नाम है? मिराजुल आशिकीन इसकी प्रथम रचना मिलती है और इसका जो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदार इसको माना जाता है। दक्कनी के कुछ प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से? शाह मिराजी, शाह बुरहानुद्दीन, सैयद मोहम्मद हुसैनी, अब्दुल्ला बेलूरी, गुलाम अली, शेख अशरफ, निजामी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह थी। दक्षिण की भाषा होने के कारण दक्कनी कहलाई। दक्कनी क्या है? दक्षिण की भाषा होने के कारण दक्कनी कहलाई है। दक्कनी क्या है कि दक्षिण की भाषा में दक्कनी कहलाई। इसकी लिपि उर्दू के समान फारसी लिपि है। इसे गुजरी भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि दक्कनी की लिपि कैसे है? फारसी लिपि, उर्दू के समान जो दक्कनी भाषा उसकी लिपि फारसी है, इसलिए इसके क्या कहते हैं? गुजरी भी कहते हैं, क्योंकि दक्कनी का गुजरात में प्रयुक्त होने वाला रूप गुजरी कहलाता है। क्योंकि जो दक्कनी भाषा है इसका थोड़ा सा रूप गुजरात, इसका थोड़ा इस भाषा का रूप कुछ प्रयोग गुजरात में होता है और गुजरात में जो दक्कनी भाषा जो रूप है उसे क्या कहते हैं? गुजरी कहते हैं। जैसे गुजरात गुजरी कहलाए। इसमें अरबी फारसी का अतिरिक्त गुजरात शब्द मिलते हैं और दक्कनी भाषा में अरबी फारसी के तो मिलते हैं क्योंकि इसकी लिपि फारसी है, लेकिन और गुजरात प्रदेश में इसी गुजराती भाषा के भी रूप इसमें मिलते हैं। दक्कनी भाषा की विशेषता क्या है? दक्कनी भाषा क्या है कि खड़ी बोली के सभी स्वर दक्कनी में मिलते हैं। खड़ी बोली में जो ए आ ई उ ये सभी स्वर है वो स्वर किसमें मिलते हैं? दक्कनी भाषा में मिलते हैं। खड़ी बोली के सभी व्यंजनों का प्रयोग इस भाषा में, और खड़ी बोली जो व्यंजन है क्या कह गए वह सभी व्यंजन इसी में मिलते हैं, दक्कनी भाषा में मिलते हैं। दक्कनी में अलप्राण, महाप्राण, गोसत्व, अगोसत्व, अलप्राण, महाप्राण, गोस, अगोस जो भी व्यंजन है वर्ण है वो सभी दक्कनी में मिलते हैं। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर न का प्रयोग होता है, जैसे चांदनी, चांदनी। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? न का प्रयोग होता है। कर्ता के प्रसर्गने और न है, कर्म कारक के प्रसर्ग कु है तथा कर्ण थे है। पुरुष वाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष यज हमन मेरे को हमारे पो, मध्यम पुरुष तो मैं अपे, अन्य पुरुष उन्नन हो गया। संज्ञावाचक सर्वनाम हो गया 6, 8, 9, 19 हो गया। प्रश्न सर्वनाम की क्या करें क्रिया? वर्तमान के लिए अंशु अच्छे अच्छे, भूतकाल था के लिए थ्या अथा थे, बहुशल्य चलसी चलमु उच्चलामी हो गया। अव्यय हो गया या वाका तो चौधरी, इधर उधर तत् कर दो। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग एक शैली के लिए होता रहा। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग एक शैली के लिए होता रहा है। 17वीं शताब्दी में इस रूप में हिंदुस्तानी का पहला प्रयोग स्वामी प्राणनाथ में मिलता है। क्या कहता है? 17वीं शताब्दी में इस रूप में हिंदुस्तानी का पहला प्रयोग स्वामी प्राणनाथ में मिलता है। यूरोपीय यात्री, ईसाई, पादरी और अंग्रेज कालीन सरकारी कर्मचारी हिंदी से अधिक हिंदुस्तानी शैली का प्रयोग करते थे। 1800 ईस्वी तक यही स्थिति स्वीकार्य रही। 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज अक्टूबर 1800 में हुई थी और वहाँ हिंदुस्तानी विभाग की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्रास्ट ने इसे ग्रामीण हिंदी
तथा उर्दू दो रूपों में ग्रहण किया। गिलक्रास्ट ने इस हिंदुस्तानी को ग्रामीण हिंदी तथा उर्दू दोनों रूप में स्वीकार किया। फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदुस्तानी के नाम पर उर्दू पढ़ाई जाती थी। क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के नाम से उर्दू भाषा पढ़ाई जाती थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखे गए सभी हिंदुस्तानी कोश उर्दू के कोश है। क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखे गए सभी हिंदुस्तानी कोश उर्दू के ही कोश है। हेनरी यूल तथा बर्गेल कृत प्रसिद्ध कोश हॉब्सन जॉब्सन था ना, जो कि शब्दकोश था। ये शब्दकोश था, किसने लाया था? हेनरी यूल तथा बर्गेल, दोनों ने बनाया था हॉब्सन जॉब्सन शब्दकोश। भी हिंदुस्तानी जबान को उर्दू कहा गया। इसमें भी हिंदुस्तानी जो भाषा, इस भाषा को उर्दू ही कहा गया। 17वीं शताब्दी में जब पुर्तगाल हिंदुस्तानी में व्यापार के लिए आए थे तो उन्होंने देश की भाषा के लिए हिंदुस्तान नाम दिया। कि जब पुर्तगाल लोग भारत में आए थे तो उन्होंने हिंदुस्तानी जो देश की भाषा के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और हिंदुस्तान का आधार पर इसे हिंदुस्तान रखा गया। और अंग्रेजों ने धीरे इसी हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी के रूप में ग्रहण किया। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी इसका प्रयोग 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्वीकार किया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी से 15वीं शताब्दी से पहले स्वीकार करते हैं। और बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी में भी हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख मिलता है। कि बाबर जो आत्मकथा तुझ के बाबरी, उसमें भी हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तानी के सबसे प्रबल समर्थक एवं प्रचारक महात्मा गांधी की मान्यता थी कि हिंदुस्तानी वह भाषा जिसको उत्तर से में हिंदू व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अथवा फारसी लिपि में लिखी जाती है। क्या कह रहा है, हिंदुस्तानी के प्रबल समर्थक माने जाते महात्मा गांधी। और गांधी जी की मान्यता थी जो हिंदुस्तानी जो भाषा है उसको उत्तर में हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं और जो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और फारसी लिपि, दोनों लिपि में लिखी जाती है। वर्ष 1935 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन हुआ था 1935 में। कहाँ हुआ था? नागपुर अधिवेशन हुआ था 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का। के अवसर पर हिंदी को देश के नाना वर्णों और समुदाय को जोड़ने वाली अर्थात एकता की भाषा कहकर राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। एकता उसका क्या, राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। गांधी जी ने अपने भाषणों, पत्र व्यवहार तथा लेखन में सर्वत्र इसी भाषा का प्रयोग किया। इसके प्रचार प्रसार हेतु 1938 में ईस्वी में सैयद महमूद ताराचंद, भगवान दास, जाकिर हुसैन, सैयद सुलेमान पृथ्वी आदि विद्वानों ने भी हिंदुस्तानी के आंदोलन को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दिया। कांग्रेस का समस्त कार्य हिंदुस्तानी में ही होता था। सुभाष चंद्र बोस ने इसे सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी। किस भाषा को? हिंदुस्तानी भाषा को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया? सार्वदेशिक भाषा। क्या नाम दिया? सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तानी भाषा को सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी। किस भाषा की संज्ञा? सार्वदेशिक भाषा की संज्ञा दी सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूप कौन कौन से? हिंदी के रूप हो गए वो तो। अब हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप है। कहीं तो इसे क्षेत्रीय भाषा का रूप प्रयोग किया जाता है, कहीं परिष्कृत रूप से किया जाता है, कहीं पर शुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है, कहीं पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली जाती है। जैसे राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, संपर्क भाषा आदि के रूप में हिंदी भाषा के मानक रूप का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप निम्नलिखित है। बोली, किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप में से प्रयुक्त होने वाली साधारण बोलचाल की भाषा को बोली कहलाती है। क्या कहते हैं? बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से प्रयुक्त होने वाली साधारण बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। बोली में साहित्य का अभाव होता है। लोक साहित्य की रचना बोली में ही होती है। एक निश्चित बोली केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित होती है। बोली में देशज शब्दों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। यदि आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भाषा है तो इसकी बोलियां भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। हिंदी की बोलियां विश्व की सभी भाषाओं से संख्या में बहुत अधिक है। हिंदी की जो बोलियां वो विश्व की किसी भी भाषा में इतनी बोलियां नहीं बोली जाती। संख्या में अधिक होने के बाद भी बोलियों में पारस्परिक क्या होता है? संबद्धता मिलता है, साम्य देखने को मिलता है। सभी बोलियां एक दूसरे की पूरक दिखाई देती है। इनके बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं है। व्याकरण,
शब्द, ध्वनि, प्रकृति आदि के दृष्टिकोण से सभी बोलियां परस्पर समानता रखती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये संपूर्ण बोलियां अच्छी तरह से एक दूसरे के द्वारा समझी जाती है। मध्यकाल में पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा तथा पूर्व हिंदी की अवधि को साहित्यिक भाषा का दर्जा पाया। यानी मध्यकाल में जो पश्चिमी हिंदी है उसको तो ब्रज भाषा कहा गया था, और जो पूर्व की जो हिंदी थी उसे अवधि भाषा का दर्जा मिला है मध्यकाल भक्ति काल दौरान। काव्य भाषा और ब्रज भाषा ने हजारों वर्ष तो शासन किया। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा में साहित्य रचना खूब हुई थी, हजारों वर्ष शासन किया। और अष्टसाव के जो कवि सूरदास, नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी आदि ने ब्रज भाषा में तत्कालीन साहित्य की प्रमुख भाषा के रूप प्रस्तुत किया। बाद में बिहारी, रसकान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नरोत्तम दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि कवियों ने ब्रज भाषा में खूब साहित्य लिखा। अवध क्षेत्र में पृथ्वी भाषा को अवधी भाषा कहा, और तुलसीदास जी, मलिक महमूद जायसी ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य भाषा अपना योगदान दिया। अन्य कवि ईश्वर दास ने भी, अग्रदास, रहीम लाल दास, उस्मान आदि कवियों ने भी अवधि के महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे। खड़ी बोली ने भी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतेंदु युग से अब तक खड़ी बोली साहित्य के रूप में अति समृद्ध भाषा रही। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खड़ी बोली में अतुकांत काव्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गद्य साहित्य के विविध रूपों में खड़ी बोली ने बहुत विकास किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि महान साहित्यकारों ने गद्य की विभिन्न विधाओं में खड़ी बोली को समृद्ध किया। राजस्थानी हिंदी की विभिन्न बोलियों में साहित्यिक रचना करते हुए राजस्थानी हिंदी की प्रमुख रचनाएं बिसल देव रासो, नरपति नाहल का, ढोला मारुरा दुआ, कुशलाभ का, वीर सस्य वियोग हरि का, दादू मीरा आदि संतों ने और भक्तों ने भी अपना साहित्यिक राजस्थानी में लिखा। सूर्यमल मिश्रण, चंद बरदाई, पृथ्वीराज राठौड़ प्राचीन राजस्थानी हिंदी के प्रमुख साहित्यकार रहे। पहाड़ी हिंदी को गढ़वाली बोली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली बोली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। बिहारी हिंदी की भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां भी साहित्य के रूप से समृद्ध रही। विद्यापति को मैथिली भाषा का कोकिल कहते हैं। विद्यापति को मैथिली का कोकिल कहा जाता। निष्कर्ष इतने विशाल भूभाग में बोली जाने वाली हिंदी बोलियों में जो साम्यता दिखती है वह दर्शाता है वह इन सभी बोलियों को चेतन बनाने वाली आत्मा एक ही है, जिसे अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो, और हिंदी की अनेक बोलियां व उपबोलियां हैं जिनमें खड़ी बोली को मानक हिंदी नाम दिया गया है। इस खड़ी बोली से हिंदी में शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इस खड़ी बोली के अंतर्गत अन्य क्षेत्रीय बोलियां समाविष्ट नहीं है। संपूर्ण देश में भाषा में एकरूपता व उसे अनुशासित रखने के लिए मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। मानक का अर्थ होता परिनिष्ठित होता है। मानक का अर्थ कहता परिनिष्ठित होता, आदर्श या श्रेष्ठ है। मानक अर्थ परिनिष्ठित, आदर्श या श्रेष्ठ है। भाषा के जिस रूप का व्यवहार, शिक्षा, प्रशासनिक कार्यों, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसमें उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके उसमें साम्यता लाकर एक रूप में किया जाता है, वही भाषा का मानक रूप होता है। किसी क्षेत्र की स्थानीय या आंचलिक बोलियों का शब्द भंडार सीमित होता है तथा उसका कोई नियमित व्याकरण भी नहीं होता, जिसके कारण इसे आधिकारिक या व्यावहारिक भाषा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसी बोली विशिष्ट भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि कारणों से अपना एक व्याकरणिक रूप विकसित कर लेती है, जो कि पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक आदि में भी लिखित रूप प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार वह बोली एक मानक भाषा बन जाती है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से यह बोली व्यापक हो जाती है और एक आदर्श परिनिष्ठित को प्राप्त कर लेती है। इसके एक मानक शब्दावली का जन्म हो जाता है, जिससे यह मानक भाषा शुद्ध व परिमार्जित हो जाती है।
भाषा का मानकीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को अनेक नाम से पुकारते हैं। हमारे कहते कुंची, खोलनी, चाबी आदि, लेकिन ये आवश्यक नहीं पूरे हिंदी प्रदेश में चाबी को खोलनी या कुंजी कुछ कहा जाए, सभी को समझ में आ जाए, इसलिए शब्द एक मानक चाबी को स्वीकृत किया गया, तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग से समझ जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा का मानकीकरण एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है। एक आदर्श या मानक भाषा अपने आप में जीवंत, स्वायत्त और ऐतिहासिक होती है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? संविधान द्वारा स्वीकृति सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। संविधान द्वारा स्वीकृति सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान द्वारा स्वीकृति सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 43 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि संघ राजभाषा के रूप में हिंदी व लिपि देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता मिली। क्या करा कि अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा रूप में हिंदी व लिपि देवनागरी को मान्यता 343 में मान्यता मिली हुई है। भारत का संविधान 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। पूछा कब? संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कारण कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडल कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडल कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की। क्या करें? राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की जिसके 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ सुझाव निम्न है कि नए मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। यही संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। हिंदी मामलों में अंग्रेजी भाषा ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है। यह संपूर्ण भारत का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो। संसद व विधान मंडल में हिंदी और पारदर्शी भाषा का व्यवहार होना चाहिए। संसद व विधान मंडल में प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। भारत की भाषा में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुच्छेद 344 में क्या लिखा? अनुच्छेद 344 के अनुसार प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा। प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेगा। अनुच्छेद 344 में जो निश्चित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि किन शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है। साथ ही अंग्रेजी न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्वरूप, विभिन्न प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप तथा संघ की राजभाषा तथा राज्य के बीच एक दूसरे राज्य के बीच भाषा संबंधी सुझाव देगा। एक आयोग गठन करेगा तो हिंदी भाषा संबंधी सुझाव राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 344 में क्या? एक आयोग गठन करेगा। 45 क्या कहता है? किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन अन्य भाषाओं को हिंदी को शासकीय प्रयोजन स्वीकार करेगा और ऐसा नहीं हो सकने की स्थिति में अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहेगा। कोई भी राज्य 45 में कोई भी राज्य विधानमंडल करेगी जो विधि द्वारा कानून बनाएगी और किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय भाषा के रूप में स्वीकार करेगी। 346 संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी।
यदि कोई राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करेगा तो उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है? 46। 47 क्या कहता है? किसी राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा भाग चाहता है, कोई राज्य में एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग चाहता है कि उसकी बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में मान्यता, कि उस जनता द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा, उस भाषा को राज्य मान्यता दे, तो मान्यता दी जाए, तो इससे नियमित से मांग की जाए तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकेगा कि इसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में से प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाती है। 48 जब तक संसद द्वारा विधि द्वारा उत्पन्न न करे, जब तक संसद को विधि द्वारा कोई कानून से उत्पन्न न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय प्रत्येक उच्च न्यायालय को सब तरह की कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाएगा तब तक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में जो कार्य हिंदी अंग्रेजी भाषा में होगा। संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में विधेयकों, अधिनियमों, प्रस्ताव, आदेशों, नियम और विनियम आदि की भाषा अंग्रेजी होगी। अनुच्छेद 349 के अनुसार राज्य भाषा संबंधित संसद यदि कोई भी विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहिए तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों गठित रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपनी मंजूरी देगा, रहता नहीं। 349 के अनुसार। 350 प्रत्येक व्यक्ति किसी शिकायत दूर करने के लिए संघ या राज्य किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में तथा राज्य में प्रयोग होने भाषा में अभिवादन देने का अधिकारी होगा। अपनी कोई शिकायत को दूर करने के लिए कोई भी संघ या राज्य का अधिकारी या कोई प्राधिकारी है, वह स्थिति संघ में हुए राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अपना अभिवादन दे सकता है। अभिवादन देने का अधिकारी होगा। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? सरकार के उन कर्तव्य दायित्वों को उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार विकास के लिए उसे करना है। यानी सरकार ने उन कर्तव्य दायित्व उल्लेख करते हैं, क्या उन्हें सरकार कर्तव्य दायित्व उल्लेख किया गया जो हिंदी के प्रचार प्रसार विकास के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, 22 भाषा कौन? असमिया, उड़िया, उर्दू, असम, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीर, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली, 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में कब होता है? भारत के संविधान में 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था, द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली, 4 भाषा 2004 में जोड़ी गई। 92वें संविधान संशोधन करके कौन कौन सी? बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली। 26 जनवरी 1950 जो संविधान लागू हो गया था तो उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि हिंदी को 1965 तक राजभाषा के पद पर आसीन कर दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग, संसद और सरकार के आदेश, सुझाव, अधिनियम, अनुदेश और नियम निर्धारित किए गए जिनके द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1976 क्या कहता है? इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए जो निम्न प्रकार से। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। राजभाषा अधिनियम कब आया? 1976 में। कब आया? राजभाषा अधिनियम कब आया? 1976 में। और इस राजभाषा अधिनियम 76 में आया। राजभाषा अधिनियम 1976 आया और इस अधिनियम के तहत क्या हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए जो निम्न प्रकार से। भारत के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। एक क वर्ग के राज्य, एक ख वर्ग के राज्य, एक ग वर्ग के राज्य। क वर्ग के राज्य थे, उनमें थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र थे। इनमें हिंदी उत्तर प्रदेश, यूपी एमपी राजस्थान, बिहार, हिमाचल और हरियाणा और दिल्ली, ये सब हिंदी भाषा वाले क्षेत्र थे। ख वर्ग में पंजाब तथा गुजरात, महाराष्ट्र, 3 तो पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार एक ख क्षेत्र में थे। तो आज यहाँ हिंदी शुरू हो गई। ग वर्ग सभी राज्य संघ शासित क्षेत्र है। इन ग वर्ग में इनके अलावा 4 राज्य और जो संघ शासित वो बचे हुए ग वर्ग रखे गए।
केंद्रीय कार्यालय से कै श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। केंद्रीय कार्यालय केंद्र सरकार से, केंद्रीय सरकार जो कार्यालय से, वहाँ से जो कै श्रेणी राज्य जो यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली, यदि इन राज्यों को पत्र आएगा तो पत्र किसी में हिंदी में और उनकी देवनागरी लिपि में आएगा। कै श्रेणी के राज्य थे गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, इनके अलावा चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार। ये जो राज्य है, इन राज्यों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में किया जा सकता है। इनका हिंदी में भी और अंग्रेजी दोनों भाषा में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालय प्रेषित पत्रों का उत्तर हिंदी में भी दिया जाए। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा और हिंदी के पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। केंद्र सरकार कार्यालय जो सारे पत्र हैं वो हिंदी भाषा में होंगे और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वह हिंदी अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकते हैं। केंद्र सरकार जो भी कर्मचारी है वो कोई भी टिप्पणी वह हिंदी भाषा में लिख सकते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी लिख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी अंग्रेजी में दे सकता है। कोई व्यक्ति अपना आवेदन कर सकता है, अपील करेगा वो हिंदी या अंग्रेजी कोई सी भाषा में दे सकता है। यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो तो हस्ताक्षर हिंदी, और यदि कोई आवेदन हिंदी में लिखा गया है तो उसमें हस्ताक्षर हिंदी में करेगा, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। जहाँ 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो वहाँ टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि का कार्य हिंदी में किया जा सकेगा। हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तीसरी भाषा विश्व की बड़ी है इस समय, फिर भी भारत की यह अपेक्षित रही है। आज भी सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता है। इसका मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का न होना है। यदि हमारी सरकार अदम्य इच्छा शक्ति रखे तो ये दिन दूर नहीं जब भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी द्वितीय स्तर पर आ जाएगी। हिंदी भाषा आज भी उपेक्षा का शिकार है। 1815 ईस्वी में जर्मनी के स्वतंत्र होने के पर बिस्मार्क ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष के भीतर सरकारी कामकाज जर्मन भाषा में होंगे। जो नहीं करेंगे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष के भीतर जर्मन भाषा राष्ट्रभाषा बनेंगे, परंतु भारत में अंग्रेजी के भक्तों के कारण यह पूर्ण राजभाषा नहीं बन पाई और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित लोग अंग्रेजी में व्यवहार करने का गर्व समझते थे। वे गांधी जी की बातों को भूल जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी की अपेक्षा 2 गुने हैं। हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है वो अंग्रेजी से अपेक्षा 2 गुने हैं तथा टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण भी अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता है। विदेशों में पर्यटन तथा उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोग अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न कर अंग्रेजी की बातचीत करते हैं। भारत में न्यायालय का कार्य अंग्रेजी में होने के कारण वकीलों और न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है, जिससे अंग्रेजी प्रचार प्रसार को बल मिलता है। हिंदी उपेक्षित होती है। उपरोक्त सभी समस्याएं हिंदी को पूर्ण राजभाषा बनने में रुकावट उत्पन्न करती रही है। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? संपर्क भाषा वह भाषा जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाई, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हम तमिल भाषा भाषी व्यक्ति के संपर्क में साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी। प्रत्येक जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं भी चले जाए काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही है। दक्षिण से आकर के मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रसार करते रहे। दक्षिण के तीर्थों में तिरुपति, मदुरै, कन्याकुमारी और रामेश्वर तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिंदी का उपयोग होता था। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र पत्रिका हिंदी का बेहतर प्रसार कर रही है। सभी प्रदेशों के लोग हिंदी प्रदेश में आकर सरकारी प्राइवेट नौकरी करते तो वे शीघ्र ही हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर लेते। इस प्रकार हिंदी का संपर्क भाषा रूप में उज्ज्वल हो रही है। संचार माध्यम और हिंदी। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना संचार कहलाता है। रॉबर्ट एंडरसन क्या कहता है कि वाणी या लेखन तथा संकेतों द्वारा विचारों को या अभिमतों या सूचना का विविध विनिमय करना ही संचार कहलाता है। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचना का आदान प्रदान करता है। संचार से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ हमारा जन संपर्क बढ़ता है। हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
सूचना अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान और शक्तिशाली होता है। वह अधिक से अधिक उच्च प्रस्थिति प्राप्त करता है। संचार के माध्यम से रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, पंपलेट, वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डीवीडी, सीडी, उपग्रह संचार आदि। इंटरनेट का उपयोग आज प्राय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है और इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल में के रूप में होता है। कंप्यूटर पर संदेश टाइप करके वह इसे भेजने का कार्य इसके द्वारा ही संपन्न होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ व्यापारियों, उद्यमियों, चिकित्सकों, शिक्षकों द्वारा तथा वैज्ञानिक संस्थाओं से होता हुआ है। उद्यमियों और व्यापारियों घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का पता चल जाता है। संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का प्रयोग होने लगा। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूचना और संदेश कम समय में अत्यधिक लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता उसके सरकारी प्रशासन से लेकर के कंपनी प्रबंध, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों की प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है। आज भारत का अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इनसेट उपग्रहों का श्रृंखला भारत के एक मील का पत्थर सिद्ध हुई। इसने देश में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में मदद पहुंचाई है। आज लोग घर बैठे बैठे अपने टीवी पर, हवाई जहाज तथा ट्रेन में अपने आरक्षण की अंतिम स्थिति का सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना का जानकारी चंद मिनटों में प्राप्त हो जाती है। टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है और ये हिंदी ही है जिसके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं पहुंचाई जाती है। विज्ञापन भी हिंदी में दिखाए जाते हैं। संचार माध्यमों में हिंदी का इतना अधिक प्रयोग हुआ जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल बना है। हिंदी भाषाएं, फिल्में, बॉलीवुड भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने में सहायक सिद्ध हुई है। कंप्यूटर और हिंदी आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। कंप्यूटर और हिंदी में क्या संबंध है कि आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है, सूचना तथा संचार का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन तथा संप्रेषण किया जाता है। तकनीक उपकरणों वाली सूचनाओं का यानी संकलन किया जा सकता है, संप्रेषण किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का महत्व अवर्णनीय है, यानी जिसका कोई इतना महत्व किसी को बताया नहीं जा सकता है। आज के युग में कंप्यूटर के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो नई क्रांति हुई है वह यांत्रिक और कंप्यूटर की नई भाषाएं मांगों को पूरा करना है। इन नई भाषाओं में हिंदी का अपना विशेष महत्व है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी की शब्द संपदा का नित्य विस्तार होने से कंप्यूटर और हिंदी एक दूसरे के पूरक हो गए। धीरे धीरे अन्य देशों में हिंदी के पठन पाठन और प्रचार प्रसार में तेजी से वृद्धि हुई। दूर संचार के माध्यमों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चूँकि हिंदी भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक है, इसलिए देवनागरी लिपि कंप्यूटर के लिए अनुकूल है। कंप्यूटर युग में हिंदी के प्रयोग की संभावनाओं को ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को शुरू किया है। आज विंडोज प्लेटफॉर्म कार्य करने वाले हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे सीडैक, लिप ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज आदि। हिंदी भाषा में वेब पेज विकसित करने के लिए प्लग इन पैकेज तैयार किया गया, जिससे कोई व्यक्ति या संस्था अपना वेब पेज हिंदी में प्रकाशित कर सकता है। कंप्यूटर व इंटरनेट के परस्पर सहयोग से हिंदी भाषा का प्रसार तीव्र गति से होना है। कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने से हिंदी भाषा का जो प्रसार तीव्र तक संभावना बढ़ी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, रेडिफ, गूगल, याहू आज जो विदेशी कंपनी अपने वेबसाइट हिंदी भाषा को स्थान दे रही है, जो वेबसाइट बना रही है उसमें हिंदी भाषा को स्थान दे रही है। इंटरनेट सेवा के अंतर्गत ईमेल, वॉइस मेल आदि के कारण भी हिंदी भाषा के विकास व संप्रेषण संभावना बढ़ गई। हिंदी वर्ड नेट पर हिंदी शब्दों के विशाल भंडार को विकसित किया गया है। निष्कर्ष है, हिंदी और कंप्यूटर को जोड़ने का काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी हिंदी तकनीकी के दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है। अतः इस क्षेत्र में अभी भी युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हिंदी के प्रचार प्रसार में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि की जा सके। देवनागरी लिपि, प्रत्येक भाषा अपने एक लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिसे उस भाषा को लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि का आधार लिखित संकेत होते हैं। लिपि दृश्य व दृष्टिगोचर होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी लिपि गुरुमुखी है। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन,
उर्दू की फारसी और पंजाबी कौन सी लिपि गुरुमुखी लिपि है? भारत की प्राचीन लिपियों में सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ट लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। तो भारत की प्राचीन लिपियों सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ट लिपि और ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी लिपि का चित्राक्षर तथा कुछ ध्वनि अक्षर भी था। चित्राक्षर देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ था। यानी देवनागरी लिपि का आविष्कार किस लिपि से होता है? उसका नाम था ब्राह्मी लिपि से होता। ब्राह्मी लिपि से होता। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ। यानी देवनागरी लिपि का जो प्रयोग मिलता है गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने के से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। देव भाषा संस्कृत इसका प्रयोग होने से साथ देव शब्द जुड़ गया और देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उसे देवनागर कहते थे। संकेत लिपि के समान थे, वही से देवनागरी कहा जाने लगा। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया और काका कालेकर ने एक ही बारखड़े सुझाव दिया। किसने? ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया था? तो महादेव गोविंद रानडे ने सबसे पहले लिपि सुधार समिति का गठन किया था। और जो काका कालेकर था उस काका कालेकर ने किस बारखड़े सुझाव दिया? एक ही बारखड़े सुझाव दिया और स्वर की ध्वनियों की संख्या को कम कर दिया। जैसे ए आ ई ए उ बड़ा उ ए आई ओ औ। यह काका कालेकर ने एक ही बारखड़े सुझाव दिया। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। जैसे हिंदी बिंदी और कंठ यानी तो ये प्रश्न बन सकता है। यह एक प्रश्न कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। एक ही बारखड़े का कालेकर ने दिया था। और लिपि सुधार समिति का गठन महादेव गोविंद रानडे ने किया था। श्रीनिवास सुझाव था कि महाप्राण ध्वनि के स्थान पर अल्पप्राण ध्वनि शामिल कर उसे नीचे की ओर चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए। श्रीनिवास ने सुझाव दिया था कि जो महाप्राण की जो ध्वनि है उन महाप्राण की ध्वनि के स्थान पर अल्पप्राण की ध्वनि शामिल करके उनके नीचे को चिन्ह लगाकर प्रयोग किया जाए। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में था 5 अक्टूबर 1941 को लिपि सुधारित बैठक की, जिसमें मात्राओं का उच्चारण क्रम में लगाने के लिए छोटे ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव पेश किया। वर्ष 1947 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की, जिसके निम्न सुझाव पेश किए गए। नरेंद्र देव समिति जो निम्न सुझाव पेश किए एक ही बारखड़ी ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि जो काका कालेकर ने सुझाव दिया था एक ही बारखड़ी का, वह एक ही बारखड़ी का भ्रामक है। मात्रा यथास्थान रहे परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। अनुस्वार पंचमाक्षर स्थान बिंदी से काम चलाया जाए। अनुस्वार पंचमाक्षर के जगह 2 तरीकों से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए। ए, ज, द, ब और ल। संयुक्त वर्णों में श, त्र, ग और स्र को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। उपरोक्त सुझाव में कुछ परिवर्तन कर इन्हें स्वीकार कर लिया गया। समय समय पर इसमें सुधार होते रहे। फारसी की जो ख, ग, झ, फ ध्वनियाँ भी शामिल कर ली गई और कुछ अंग्रेज शब्दों को भी शामिल कर लिया गया। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि विशेषता क्या है कि देवनागरी लिपि प्राय दोषारोपण होता रहा। देवनागरी लिपि पर क्या मिस क्या दोषारोपण होता रहा। इसमें वर्णों की संख्या अधिक है। एक दोष होता है कि इसमें वर्ण है उनकी संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि जहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है, जहाँ पर क्या वास्तव यह बात है कि जहाँ वर्णमाला का जो वर्गीकरण किया गया वह बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से किया गया। इसके वर्ण सभी ध्वनियों को प्रस्तुत करने में सक्षम है। पूरी वर्णमाला पहले स्वर फिर व्यंजन में वर्गीकृत। पहले वर्णमाला पहले स्वर में फिर व्यंजन में बांटा गया। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ वर्ण में निश्चित है। ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन वर्ण वर्गीकरण कंठे। व्यंजन का जो वर्ण है उनको पहले कंठे में, फिर तालवे, फिर मूर्धन्य, फिर दंते, फिर ओष्ठे, फिर अंतस्थ, फिर ओस में, फिर संयुक्त व्यंजन, फिर द्विगुण व्यंजनों का रूप वर्गीकृत किया गया। पुनः व्यंजनों को अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष में वर्गीकृत किया गया। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती है। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी स्वर ध्वनि उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है।
देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि। कैसी लिपि? देवनागरी लिपि कैसी लिपि? अक्षरात्मक लिपि है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती है। इसी लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं। जैसे क महिला और कैलम, इनमें स्वर और व्यंजन अलग अलग नहीं एक साथ में लिखे जाते हैं। अक्षरात्मक लिपि वर्ण में ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है। अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्रा प्रयोग हो सकता है, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा, उसके बाद मात्राएं उच्चारित होगी। जैसे कोमल, दोमट, कुम्हार। अक्षरात्मक लिपि अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है, जबकि वर्णात्मक लिपि वर्णों के पहले प्रयोग के कारण समय श्रम स्थान पर सभी का दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है। जैसे राम और रामा, कृष्णा कृष्णा, संभव संभव है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता, परंतु रोमन लिपि ऐसा नहीं है। अणय न के लिए एन अक्षर है, अणय और न के लिए क्यों रोमन लिपि में एन किया जाता है। देवनागरी में अलग अलग है। द और ड के लिए देवनागरी में सिर्फ एक अक्षर आता डी आता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है तथा प्रत्येक वर्ण से एक निश्चित ध्वनि भी निकलती है। उसमें जन स को लेकर सजग रहे तो अंतर स्पष्ट है कि तालव्य स, मूर्धन्य स व दंत्य स का प्रयोग अलग अलग है। र ध्वनि के लिए चार वर्ण प्रत्येक एक ही वर्ण के चार कोणे परिवर्तन मात्रा है। जैसे र ध्वनि के लिए चार वर्ण प्रत्येक एक ही वर्ण के चार कोणे परिवर्तन मात्रा, जैसे राम, कृतिक, करम और त्रिशूल है। सी से क, ए से ए तथा आ ए तीनों ध्वनियाँ निकलती है। सी से केक, कैट, कार, बैट। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए निश्चित उच्चारण है, परंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देते हैं। जैसे कॉल में सी का उच्चारण देती है और सीटी में सी से उसका एक वर्ण एक उच्चारण देता है, परंतु रोमन लिपि में इसका अलग अलग उच्चारण देते हैं। जैसे कोल शब्द है, इसमें सी का उच्चारण दे रहा है और सीटी में सी है और से का उच्चारण दे रहा है। देवनागरी लिपि में मुख्य वर्ण साइलेंट लेटर जैसी समस्या नहीं है। देवनागरी लिपि में कोई शब्द साइलेंट नहीं होता, जो शब्द जो अक्षर है जो वर्ण वो वर्ण बोला जाता है, परंतु रोमन लिपि में ऐसी समस्या होती है। रोमन लिपि में कुछ शब्द लिखे कुछ जाते हैं और बोले कुछ जाते हैं। जैसे नॉलेज, इसमें नॉलेज में देख क्या मुख्य वर्ण है, डब्ल्यू व डी भी मुख्य वर्ण है। नाइफ में के फिर मुख्य वर्ण आ गया। ऐसे इनमें क्या मुख्य वर्ण ज़्यादा पहुँच जाते हैं। देवनागरी लिपि में सभी वर्णों को लिखना आसान है। देवनागरी लिपि में सभी वर्णों को लिखने के आसान होता है। देवनागरी लिपि के वर्णों को लिखने के लिए एक बड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त का सहारा ही काफ़ी होता है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। शिरोरेखा के कारण भी देवनागरी लिपि में वैज्ञानिकता स्पष्ट होती है, क्योंकि इसके कारण वर्णों व शब्दों के बीच अंतर किया जा सकता है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देवनागरी लिपि विश्व के अन्य लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है। किसी भी लिपि के आदर्श होने के लिए निम्नलिखित शर्तें होना अनिवार्य है। वह लिपि दुनिया की किसी भी भाषा को अंतरित करने की क्षमता रखती हो। देवनागरी लिपि का मानकीकरण क्या है? इसकी यानी कोई देवनागरी लिपि विश्व के अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। किसी भी लिपि का आदर्श होने के लिए निम्नलिखित शर्त अनिवार्य करनी चाहिए, वही लिपि आदर्श होगी। वह लिपि दुनिया की किसी भी भाषा को अंतरिम करने की क्षमता रहती, तो उसे वही लिपि को क्या वैज्ञानिक मानकीकरण होगा। प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक वर्ण, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण बोले जाने चाहिए। किसी भी वर्ण प्रतीक से एक से अधिक ध्वनि चलते हैं, एक वर्ण से केवल एक ही ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए, तो वह ध्वनि मानकीकरण होगी। शब्दों को लेकर लिपि अर्थभेद न हो, उस लिपि में भूमंडल की लिपि होने की अर्हता हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देवनागरी लिपि निश्चित तौर पर वैज्ञानिक है, परंतु कुछ समस्याओं का मानकीकरण की दिशा में उलझी हुई है। इसकी मानकता के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। शिरोरेखा के प्रयोग को अनिवार्य कर देना चाहिए, इससे वर्णों के बीच भेद किया जा सकेगा। शिरोरेखा के अभाव में ध और घ में कोई अंतर नहीं रहता है। ख व में फर्क नहीं पड़ता है। र व में मैं भ का भी अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है। ध्वनि के उच्चारण में एक रूपता अति आवश्यक है। इस लिपि के वर्णों की द्विरूपता को समाप्त कर देना चाहिए। ए और श्र, ये दो लिपि ए भी आ गए, श्र रा अण जय पे लेते
त्र आदि में जो दो द्विरूपता है उसको समाप्त कर देना चाहिए। संयुक्त वर्णों का प्रयोग संयोग, लेखन, उच्चारण। संयुक्त वर्णों का जो प्रयोग है वह संयोग, लेखन, उच्चारण, लाघवता, तीव्रता को दर्शाता है। इसे भी बनाए रखा जाए, जैसे श, त्र, ज्ञ। वर्णों को संयुक्त करने की प्रक्रिया चाहे आसपास हो ऊपर नीचे दोनों स्थितियों में वैज्ञानिक है, जैसे मिट्टी मिट्टी, लट्टू लट्टू। र ध्वनि के चारों प्रयोग वस्तुतः अलग अलग न होकर र के कोणीय परिवर्तन मात्र है। इसका प्रयोग उभू किया जाए। र का चौथा प्रयोग मूर्धन्य वर्णों में किया जाए, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, टूंड्रा आदि में किया जाता है। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं। संज्ञा शब्द के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, जिसका संज्ञा शब्द के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं। जैसे भलाई, पिटा, कमाई, पढ़ाई, ये संज्ञा शब्द है। नासिक ध्वनि एवं उनमें प्रयुक्त वर्ण प्रतीकों के संयोग को लेकर यदि सजग रहा तो इनमें से किसी प्रयुक्त को हटाने की जरूरत नहीं है। ये सभी प्रत्येक एक दूसरे से अलग व अर्थभेदक है। नासिक वर्णों को अनुस्वार एवं अनुनासिक में बांटा जाता है। अनुस्वार ध्वनि के उच्चारण में नाक की भूमिका होती है। अनुस्वार ध्वनि उच्चारण नाक की भूमिका होती है, जबकि अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में नाक व मुख दोनों का सहयोग होता है। अनुस्वार ध्वनि के उच्चारण में बिंदी या बिंदु के प्रतीक के उपयोग किया होता है, जबकि अनुनासिक ध्वनि के लिए अर्ध चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार ध्वनि प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर के रूप में की जाती है, जबकि अनुनासिक ध्वनि का अलग अलग होती है। अनुस्वार ध्वनियाँ या पंचमाक्षर के लिए प्रतिस्थापक प्रत्येक बिंदी या बिंदी के अतिरिक्त कहीं कहीं अर्ध पंचमाक्षर का प्रयोग भ्रम का कारण हो सकता है, परंतु यह प्रयोग वैज्ञानिक है। थैंक यू दोस्तों। हिंदी के बारे में जानकारी लगी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।